Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार 17 साल के बाद इस मामले में फाइनल वर्डिक्ट आया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपी इस मामले में बरी किए गए हैं। राजेश, साध्वी प्रज्ञा बरी की गई हैं, बाकी 7 आरोपी बरी किए गए हैं, बरी हो गए हैं। और ये बात लगातार सरकारी पक्ष जो है वो अपनी केस को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया और ये लगातार बचाव पक्ष यही बात कर रहा था जो बातें जज ने अपने ऑर्डर में कही हैं। और उसके बाद जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। सभी आरोपियों को, यानी कि 7 आरोपी जिसमें प्रमुख साध्वी प्रज्ञा हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सबको बरी कर दिया गया है। और यह बड़ा फैसला 17 साल बाद, इसी फैसला में दिनेश मौर्य कोर्ट में मौजूद थे। दिनेश, सभी को बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने तमाम सबूत जो एटीएस की तरफ से पहले पेश किए गए थे, एक एक कर सभी सबूतों को उन्होंने कहा है कि वो पर्याप्त नहीं है, गवाहों के बयान पर्याप्त नहीं है। खास तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेके जो दलील दी गई थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भले ही उस बाइक की मालिक हो, लेकिन उस बाइक घटना के वक्त वो बाइक उसके पोजीशन में थी, इसको लेकर साबित करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा है। इसके अलावा जिस जगह इस बाइक को पार्क किया गया था और सरकारी पक्ष यह भी साबित करने में नाकाम रहा है कि क्या उसी बाइक पर इस बॉम्ब को रखा गया था, बॉम्ब कहीं और भी रखा गया हो सकता है। इसके अलावा जब यह हादसा हुआ, जब यह घटनाक्रम हुआ, उसके बाद स्पॉट से जो कलेक्ट किए गए एविडेंस, उन एविडेंस को कलेक्ट करने में भी सरकारी पक्ष, खासतौर पर उस समय जो पुलिस थी, जांच एजेंसियां थी, उन्होंने बहुत गलतियां की। चेसी नंबर की बात चल रही थी कि जब जिस बाइक में ब्लास्ट की बात कह रही थी महाराष्ट्र एटीएस, उसमें चेसी नंबर इरेज किया हुआ था। एफएसएल से भी वो हासिल नहीं हो पाया था। एफएसएल ने एक प्रोबेबल नंबर बताया था जिसे बाइक बनाने वाले कंपनी ने डिनाई कर दिया था, कह दिया था कि ऐसी कोई बाइक उसने नहीं बनाई है। बावजूद उसके साध्वी प्रज्ञा को इस केस में डाला गया था, उन्हें आरोपी बनाया गया था। रामजी कालसंग्रा जिसके पास वो बाइक थी, उसे आज तक कोई भी जांच एजेंसी पकड़ नहीं पाई। जी बिल्कुल सही कहा। 2 और अहम ऑब्जर्वेशन, एक अपने पूरे ऑर्डर में एक बात कही कि दुनिया का कोई भी धर्म आतंक को प्रीच नहीं कर सकता। तो इस पूरे केस के बाद जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा था सैफ्रन टेररिज्म है, तो इस बात को भी सरासर खारिज किया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह पूरा नैरेटिव एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि यह गलत था। इसके साथ ही में कर्नल पुरोहित जिनके जरिए सेना को इस पूरे केस में लाया गया था, उन्होंने कहा कि जो दावा किया गया था तत्कालीन एटीएस की तरफ से कि आरडीएक्स जो वो ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर से लाए गए और प्रसाद पुरोहित के घर पर जो है उसे असेंबल किया गया था, तो इसे भी साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसके अलावा घटनास्थल पर जो कभी भी कोई जुर्म होती, घटना होती है, जो एविडेंस कलेक्ट करने में जो बारीकियां होनी चाहिए, उन बारीकियों का पालन नहीं किया गया। तो हर एक जगह जो लैप्सेस थे, पहले एटीएस की तरफ से जो लैप्सेस किए गए थे, हर एक लैप्स का बहुत डिटेल विस्तार से कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में डिक्टेशन दिया है। जी देखिए, जब कोर्ट का डिटेल जजमेंट आएगा, तुमसे उसमें एमसीओसीए लगाना और यूएपीए लगाना, दोनों के खिलाफ बातें कही जाएंगी। पहले एमसीओसीए हटाया गया और उसके बाद यूएपीए हटाया गया। एमसीओसीए लगाने के पीछे महाराष्ट्र एटीएस की सोच यह थी कि जो आरोपियों से बयान लिए जाएंगे और जो गवाहों से बयान लिए जाएंगे वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, वो कोर्ट में मान्य होगा। लेकिन जैसे ही वो एमसीओसीए हटा मीनाक्षी, केस उसी वक्त फ्लैट हो गया था, केस उसी वक्त कमजोर हो गया था, क्योंकि उन्हीं बयानों के आधार पर एटीएस ने यह केस बनाया था। एनआईए ने एमसीओसीए हटाने की बात की, केस उसी वक्त कमजोर हो गया था। और साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, उनके खिलाफ जो सबूत थे उसे भी एनआईए ने कहीं ना कहीं फिर से जांचा था और कहा था कि इस तरीके की बातें जो महाराष्ट्र एटीएस ने कही थी कि आरडीएक्स उनके घर पे रखा गया या कश्मीर से लाया गया, वो साफ नहीं हो पा रही। और जज ने भी आज वही बातें कही हैं। दिनेश, बिल्कुल आपने मकोका का जिक्र किया। एक और बड़ा चार्जेस इसमें था यूएपीए का। आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा गया है कि उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे केस में यूएपीए सैंक्शन किया था, वो तमाम सैंक्शन करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था। ये जो ऑर्डर था सैंक्शन का, ये डिफेक्टिव था। तो यूएपीए भी इस केस पर पूरी तरह से गिर जाता है। इसके अलावा जो बैठकों का दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में बैठक हुई थी, इसके अलावा एक अन्य जगह पर बैठक हुई थी, इन बैठकों को प्रूव करने में पूरी तरह से सरकारी पक्ष नाकाम रहा है। एक और अहम चीज, इस बैठकों के दौरान जिन गवाहों के आधार पर यह दावा किया जा रहा था
कि वो उस समय बैठक में मौजूद थे और उसी बैठक में जब साजिश रची जा रही थी तो उन गवाहों ने उस साजिश की बातों को सुना था। लेकिन जब ट्रायल चला, उस ट्रायल के दौरान ये तमाम गवाह अपने बयान से मुकर गए तो उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डालकर यह बयान लिया गया था कि उस समय साजिश की बैठकों के दौरान वो मौजूद थे। तो ये भी जो दलील थी वो पूरी तरह से खारिज हो गई। जी देखिए, बैठकों की दो बात मैं आपको साफ कर दूं। बैठकों की एक सीडी थी जिस पर महाराष्ट्र एटीएस ने एक केस बनाया था। उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित बैठकों को रिकॉर्ड किया करते थे और उसकी सीडी महाराष्ट्र एटीएस के पास थी। लेकिन एनआईए के पास जब वो सीडी आई तो वो सीडी टूटी हुई थी, जिसके वजह से ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर बैठक हुई है या नहीं हुई है। दूसरी बात, कई ऐसे गवाह थे जिन्होंने एटीएस को गवाही दी थी कि वो बैठक में मौजूद थे या फिर उस बैठक में वो चाय पानी देने जा रहे थे, उन्होंने बातें सुनी थी। जब एनआईए ने उनका बयान लिया तो उन्होंने कहा कि उन बैठकों में कभी गए नहीं, भोपाल हो, फरीदाबाद हो, नासिक हो, वो जीवन में वहां नहीं गए। एटीएस ने उनका बयान जबरन लिया था और यही वजह है कि आज अदालत ने फैसला दिया है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए डे वन से आज की जो हमने फैसला सुना उससे समझ में आ रहा है कि डे वन से इस पूरे जांच के दौरान कई सारी खामियां थी, जिससे उस समय जो एटीएस थी उन्होंने एटीएस ने जांच के दौरान उन खामियों को नजरअंदाज किया था। सबसे अहम चीज जो बहुत बेसिक होती है, कोई भी घटनाक्रम होता है तो वहां पर स्पॉट से प्रॉपर कलेक्ट करना चाहिए एविडेंस को लेके। चलिए सरकार आ गए इधर यहाँ खड़े आज जो 17 साल से मराठी हिंदी पहले आपका नाम बता दीजिए, आपका परिचय दे दीजिए। नाम और परिचय पहले दीजिए। प्रकाश नाम और परिचय पहले दीजिए। 17 वर्षानंतर हा जो निकाल आला याच्यामध्ये कोर्टाने आता निकाल घोषित केला आपण ओपन कोर्टामध्ये, ज्यात सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे। कोर्टाने हे सांगितलं की ही घटना नक्कीच दुर्दैवी आहे, पण प्रॉसिक्युशन जी डेथ झाली 6 डेथ झाली ते प्रूव्ह करू शकले। ज्या 2 घटना झाल्या होत्या त्यावेळी की एक ब्लास्टची घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉबने जे काही केलं होतं या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। असं प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो 3 अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए मैं बात करता हूं, जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तो आप लोग अभी आगे की क्या करनी? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो
एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगा राजेश, बिल्कुल डिटेल में जब फैसला सामने आएगा तब एक एक चीज और स्पष्ट रूप से सामने आएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जो ऑब्जर्वेशन जज की तरफ से दिए गए हैं वो ये कि एक तो जो सबूत थे वो इनसफिशिएंट थे। बॉम्ब की साइट जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, सही तरीके से सबूतों को इकट्ठा नहीं किया गया। मीटिंग को लेकर ये बात सामने आई कि जो गवाह थे उन पर दबाव बनाया गया, 30 तो ऐसे भी गवाह थे जो हॉस्टाइल हो गए। इसके अलावा यूएपीए भी गलत तरीके से लगाया गया। मकोका को लेकर भी बातें सामने आई, कर्नल पुरोहित से, क्योंकि सेना के वो अधिकारी हैं, पूछताछ को लेकर भी गलत तरीके से अप्रोच किया गया। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से ये तो साबित कर दिया गया कि धमाका हुआ, लेकिन जो सबूत उसकी एवज में दिए गए, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, वो पूरी तरह से साबित करने में नाकाम रहे। अब ऐसे में जिन अधिकारियों के जिम्मे ये जांच थी उन पर भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या एटीएस को भी फटकार लगाई गई है? देखिए, ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जिन लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था, खास करके महाराष्ट्र एटीएस के जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की बात कही गई है। क्या इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई है, क्योंकि 6 लोग तो मरे थे, धमाका तो हुआ था, 100 से ज्यादा लोग घायल तो हुए थे। तो आखिर इस मामले में किसकी संलिप्तता थी, कौन इसका दोषी है, इसकी जांच जरूरी होगी। तो ये डिटेल्ड ऑर्डर में साफ हो पाएगा। लेकिन एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने जो मौखिक आदेश सुना उससे बातें कही हैं। जो आरडीएक्स प्लांट करता हुआ एटीएस का एक अधिकारी देखा गया था, उसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने लिया है। जिस तरीके से एमसीओसीए इसमें लगाया गया था, मैं आपको बता दूं, एमसीओसीए किसी केस पर लगाने के लिए पूर्व में किसी एक आरोपी पर 2 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल होना जरूरी है। इसमें राकेश धावड़े नाम के एक शख्स के खिलाफ जल्दी 2 चार्जशीट दाखिल किए गए, यानी कि 2008 के धमाकों में गिरफ्तारी के बाद पुराने 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल करके पूरे केस पर एमसीओसीए लगा दिया गया, यानी कि सारे आरोपियों पर एमसीओसीए लगा दिया गया। ये भी शक के दायरे में था। राजेश और दिनेश दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी वो फेक थी, वो केवल एक नैरेटिव था जो उस वक्त की सरकार ने प्लांट करने की कोशिश की। आज ये जजमेंट बता रहा है जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई वो अपने निजी फायदे के लिए हो सकती है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी। आज ये फैसले से साबित होता है। आज जब कोर्ट में ए.के. लाहौटी अपना जजमेंट पढ़ते हुए जज साहब ये कहते हैं कि आतंकवाद पढ़ाता नहीं है धर्म, यानी कि ये जो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात कही गई, ये थ्योरी बिल्कुल फेक थी। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी किए गए। कैसे गवाहों को उन पर दबाव बनाया गया, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई, एक सबूत सरकारी पक्ष साबित नहीं कर पाया, एक सबूत। राजेश, इसके अलावा मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, जब इस पूरे मामले में लाहौटी जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ से ये मांग की गई कि वो आगे बैठ के इस फैसले को सुनना चाहती हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जब भी साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में आई हैं, वो आगे बैठ के उन्होंने सुनवाई भी देखी है, सुनवाई में हिस्सा लिया है, और आज भी कमोबेश यही हुआ। साध्वी प्रज्ञा के वकील जब कोर्ट में दलील देते थे तब भी यही बात कहते थे कि भगवा आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा केस जो है वो महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें जबरन सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान जबरन लिए गए। इसमें कई ऐसे गवाह थे जो मिलिट्री के ऑफिसर थे, उन्हें भी दबाव डाल के उनका भी बयान लिया गया। लेकिन जब केस एनआईए के पास गई और दोबारा जब उन्हें री एग्जामिन किया गया, कोर्ट में वो हॉस्टाइल हुए। उन्होंने साफ कहा कि दबाव में, जोर जबरदस्ती से एटीएस के अधिकारियों ने उनका बयान लिया था। तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर लगातार साध्वी प्रज्ञा के वकील जो हैं वो कोर्ट में दलील देते रहे कि राजनीतिक फायदे के लिए ये पूरा केस बनाया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दिनेश, और मुझे पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का दिया गया एक इंटरव्यू में वो लाइन मुझे याद आ रही है जिसमें शिंदे ये कह रहे हैं
कि उस समय जो रिकॉर्ड पर आया था उन्होंने वही कहा। उन्होंने ये तक कहा कि ये उनकी पार्टी के द्वारा दी गई लाइन है भगवा आतंकवाद, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं कोट अनकोट शिंदे का वो पुराना बयान कोट कर रही हूं यहां पर दिनेश, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उन्हें पार्टी से बताया गया भगवा आतंकवाद वो उन्होंने कहा। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है दिनेश। अब ये देखिए, जब कोई मंत्री नहीं रह जाता है और फिर वो अपनी बात रखता है, हो सकता है उसमें उसके अपने पॉलिटिकल हित या पॉलिटिकल नुकसान सब कुछ शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज कोर्ट का जजमेंट भी तो यही कह रहा है ना। आज कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि हिंदू आतंकवाद कहना ये गलत रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस केस में जो झूठ फैलाया गया, जो नैरेटिव सेट किया गया, आज उस पूरे नैरेटिव की, आज उस पूरे झूठ की पोल खुल गई है, क्योंकि जज ने एक एक तमाम बिंदुओं को बड़े विस्तार से बताया कि कैसे कैसे इस पूरे केस में खामियां थी, आरोपियों के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाए गए वो किस तरह से गलत थे, और इस गवाहों को, जो आरोपी थे, उन्हें जब बरी करने के बाद उन्होंने, कोर्ट ने जरूर कहा कि ये जो कहा जा रहा था कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कोई भी धर्म जो है आतंक को प्रीच नहीं करता है। तो साफ है, इस पूरे कहानी को बुनने का जो प्रयास किया गया था तत्कालीन सरकार द्वारा अपने राजनीतिक मकसद के लिए, उस पूरी कहानी का आज पर्दा जो है, आज उस कहानी से पर्दा उठ चुका और यह साफ हो चुका है कि जो बम धमाका जरूर हुआ था, लोग जरूर मरे थे, लेकिन अब चूंकि ये आरोपी बरी हो गए हैं तो ऐसे में किसने बम धमाका किया था यह भी पता लगाना होगा, और किस राजनीतिक मकसद से या किसी अन्य मकसद से इस तरह से साधु संतों को गिरफ्तार किया गया था यह भी अब पता लगाना बेहद जरूरी होगा। अब ये मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अगर इस बम धमाके में जो मुख्य आरोपी उन्हें तो पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके जीवन के 17 साल को जो है बर्बाद किया गया, और खास तौर पर धर्म का इन्वॉल्वमेंट जो करने का प्रयास किया गया, सनातन को इन्वॉल्व करके प्रयास किया गया कि सैफ्रन टेररिज्म जैसे शब्द को कॉइन करने का प्रयास किया गया, तो इसके पीछे मकसद किसका था, किसके कहने पर यह किया गया। जब खुद सुशील कुमार शिंदे ये कहते हैं कि उन्हें जो पार्टी लाइन दी गई थी उसे उन्होंने कहा, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने सुशील कुमार शिंदे को यह लाइन दी थी, इसका भी पता लगाना बेहद जरूरी है। और इन सब के साथ जो मारे गए हैं इस पूरे मामले में, उनको भी इंसाफ दिलाना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इस केस के दो बड़े एस्पेक्ट को अब यहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस सरकार की होगी, क्योंकि वो भी लगातार कहते आ रहे कि केस में कई खामियां थी, जांच कर रहे थे। उन्होंने जो तमाम जरूरी एक एसओपी होता है किसी भी केस के होने के बाद, उसका पालन नहीं किया गया, लेकिन 17 साल तक जो नैरेटिव गढ़ा जाता रहा, लोगों के मन में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, आज जज ने हरेक उस भ्रम की, हरेक उस साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। खास तौर पर आरडीएक्स का लाना हो, देखिए यहां पर सिर्फ धर्म को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया, बाकायदा सेना में एक समय जो सेवारत अधिकारी थे उनको तक इन्वॉल्व किया गया, ताकि आरडीएक्स का जो एंगल है, क्योंकि भारत में आरडीएक्स कहीं आसानी से मिल नहीं सकता, इसके पहले जितनी घटनाएं हुई है पाकिस्तान से आरडीएक्स आया था, तो अब इस केस और उनके साथ गलत तरीके से पूछताछ की बात भी सामने आई, जिसे जज की तरफ से भी माना गया। दिनेश, आप बने रहिए, राजेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजेश, अब अगर आगे की तरफ देखें तो इस सरकार की, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के पास अब ये जिम्मा होगा कि कैसे इस मामले की सही जांच कराई जाए। उस दिशा में क्या कोई निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है आगे निष्पक्ष जांच के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए? और मुआवजे की भी बात आप कर रहे थे, तो मुआवजा कौन देगा, किस तरह से इस मुआवजे को सेटल किया जाएगा? देखिए, फिलहाल डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अभी एनआईए के पास ये जांच थी, 2011 में एनआईए के पास ये जांच थी, उसके बाद एनआईए ने इस केस को फिर से नए तरीके से, नए सिरे से इसकी जांच की थी, और उसके बाद जो सबूत एनआईए के हाथ लगे थे उन्होंने कोर्ट में रखा था। और एनआईए जब इस केस को चला रही थी, उसी दौरान यह साफ हो रहा था कि महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा जो जांच की गई थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थी, वो कहीं ना कहीं दबाव में की गई जांच थी, वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती केस बनाने की कोशिश थी, केस को सॉल्व करने का उनके ऊपर प्रेशर था। ये एनआईए जब केस चलाया इस कोर्ट में, तब ये समझ में आ रहा था, और आज जज ने वो बात जो है वो साफ कर दी है।
अब इसके बाद जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या फिर से री एग्जामिनेशन इस केस का होगा, क्या फिर से री इन्वेस्टिगेशन इस केस का होगा, क्योंकि 6 लोग मरे हैं मालेगांव में। उन 6 लोग जो मरे हैं उनके परिवार वाले अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें इंसाफ कौन देगा, ये जज का डिटेल्ड ऑर्डर जब आएगा उसमें साफ हो पाएगा। जी तो इस पूरी खबर को एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रख दें। एनआईए कोर्ट ने आज मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है, आरोप मुक्त कर दिया है। इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि न सिर्फ इस ब्लास्ट की साजिश उन्होंने रची, ये ब्लास्ट उन्होंने करवाया जिसमें 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि गवाहों को ठीक तरीके से उनकी ना गवाही हुई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, सबूत पर्याप्त नहीं थे। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा पर जो आरोप लगे थे कि ये बाइक उनकी है, मालिकाना हक तो उनके पास था, लेकिन कोर्ट के जजमेंट में आज ये आया कि पोजीशन भी उनके पास था जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। इसके बारे में भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। हाउस में था, मैंने सुना। अभी कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं सर? मैं अभी आता हूँ। सारे लोग बरी हो गए हैं, सभी लोग बरी हो गए सर। ये तो कोर्ट का फैसला है, इसमें हमें क्या टिप्पणी करनी। कोर्ट का फैसला है, सबको स्वीकार होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया तो वो झूठ निकला है इस फैसले का। देखिए, अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। और दूसरी बात है, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 1300 स्कूल हैं जहाँ एक शिक्षक भी नहीं है। ये हालात हैं प्रदेश के। और लगभग 7000 स्कूल हैं जहाँ केवल एक शिक्षक। आपने कांग्रेस नेता कमलनाथ को सुना, वो लौटकर मध्य प्रदेश पर इसलिए आ गए क्योंकि इस वक्त आप किसी भी कांग्रेसी नेता से भगवा आतंकवाद पर जिस तरह से कोर्ट का जजमेंट आया है, ये करारा तमाचा है। इस नैरेटिव को ये करारा तमाचा है, जिस नैरेटिव को बीते 17 सालों से प्रोपेगेट किया जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, सफरन टेररिज्म होता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं। दरअसल उस नैरेटिव को ये करारा तमाचा है। तो फिर आप लौटकर फिर किसी भी मुद्दे पर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर जवाब देना अभी कांग्रेस के नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक्यूज नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा वो बरी हो गई हैं इस पूरे मामले में। एक्यूज नंबर 4 मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय वो मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो गए हैं। एक्यूज नंबर 5 समीर शरद कुलकर्णी वो भी बरी हो गए हैं। एक्यूज नंबर 6 अजय एकनाथ राहिरकर वो भी बरी हो गए हैं। एक्यूज नंबर 9 प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ये भी आरोप मुक्त हो गए हैं। एक्यूज नंबर 10 सुधाकर उपानंद धर द्विवेदी वो भी बरी हो गए हैं। और एक्यूज नंबर 11 सुधाकर ओमकारनाथ चतुर्वेदी वो भी बरी हो गए हैं। आज कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इसके अलावा मेजर उपाध्याय की बात की जाए, हालांकि उस फैसले के आने से पहले वो कह रहे थे कि उन्हें कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, वो भी बरी कर दिए गए हैं। अब तमाम सवाल खड़े होते हैं, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में जज लाहौटी की तरफ से दी गई है उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये दी गई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद ये कहा गया कि जो ब्लास्ट साइट थी जहां पर धमाका हुआ मालेगांव में, वहां पर सबूतों को सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया, फिंगरप्रिंट्स के मिसिंग होने की बात कही गई। इसके बाद जब प्रज्ञा ठाकुर पर बात आई तो वो जो बाइक जिससे उनका कनेक्शन बताया जा रहा था, जिस पर उनका मालिकाना हक बताया जा रहा था, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसके भी सबूत नहीं मिल पाए हैं कि क्या इसी बाइक में विस्फोटक को ले जाया गया था और इसी बाइक में धमाका हुआ था। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से अपनी दलीलों में पहले यह कहा जा चुका था कि यह बाइक उन्होंने बेच दी थी, जिसको बेची थी उस व्यक्ति को एटीएस पकड़ नहीं पाई और उसके बाद से ही लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हालांकि चेचिस नंबर की भी बात सामने आई, चेचिस नंबर जो मिट चुका था उसको भी टेक्निकल टीम रिवाइव नहीं कर पाई, तो ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि वो चेचिस नंबर किसका है। जो अगला जजमेंट में ऑब्जर्वेशन था वो इस बात को लेकर था कि कर्नल पुरोहित के घर से देवलाली में जो आरडीएक्स की बात सामने आई बनाने की और अन्य केमिकल्स के इस्तेमाल
इस्तेमाल की बात सामने आई, उसको भी एटीएस पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाई और सबूतों के अभाव को लेकर इसको भी साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जो आरडीएक्स है उसे जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है, इसके भी सबूत सामने नहीं आए। और जो तमाम आरोप लगाए गए थे, जो इंदौर में, मुंबई में बैठकें हुई थी जिसमें कर्नल पुरोहित अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करते थे और उन मीटिंग्स में इस साजिश को प्लान किया गया, इस धमाके को प्लान किया गया, उसकी बात सामने आई। उसको लेकर भी ये कहा गया कि पुख्ता कोई सबूत नहीं है। वो जो सीडी जिसमें रिकॉर्डिंग थी वो टूटी हुई थी। जिन गवाहों को फोर्स किया गया था इस मीटिंग में मौजूद होने या इस मीटिंग को सुनने की बात कहने को लेकर, उस लिहाज से भी कई गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। गवाहों की तरफ से यह भी कहा गया था कि उन पर एटीएस की तरफ से दबाव बनाया गया था। हालांकि जिस साइड से आरडीएक्स की बात सामने आई वहां पर एक एटीएस के अधिकारी को इसे प्लांट करते देखने की बात भी सामने आई थी। तो कुल मिलाकर जो ऑब्जर्वेशंस जज लाहौटी ने अपने इस जजमेंट में दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले की जो जांच हुई उसमें जो लापरवाहियां पाई गई और सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद को लेकर जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई वो सब फेल साबित होते हैं। अब देखना यह होगा कि जो पूरा जजमेंट का ऑर्डर आता है उसमें एटीएस को लेकर क्या फटकार कोर्ट की तरफ से दी गई है, इस मामले में अब कैसे जांच होगी, क्या जांच होगी भी या केस को क्लोज कर दिया जाएगा और क्या इस मामले को आगे चैलेंज किया जा सकता है और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जो कोर्ट से जज का आदेश आया है उस पर आगे कैसे कदम उठाती है। दिनेश, राजेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश कोर्ट रूम के बाहर थे उस वक्त जब ये जजमेंट पढ़ा जा रहा था और दिनेश उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। दिनेश, ये बताएं उस वक्त कोर्ट में क्या माहौल था? जज जब अपना जजमेंट पढ़ रहे थे उस वक्त साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, ये सब क्योंकि वहीं पर कटघरे में मौजूद थे, उनका रिएक्शन उस वक्त कोर्ट में क्या माहौल था? देखिए, मैं कोर्ट रूम को थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। यहां पर दो कटघरे थे। एक कटघरा कोर्ट के दाईं तरफ था जो बड़ा कटघरा था जहां पर 6 आरोपी बैठे हुए थे और मुख्य कटघरा जो जज के बेंच के ठीक बगल में होता है दाईं तरफ, वहां साध्वी प्रज्ञा सिंह बैठी हुई थी और जैसे एक एक कर जज ने तमाम बातों को बताते जा रहे थे, अपना फैसला ऑर्डर कर रहे थे और जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में जो आरोप लगाए गए तो किस तरह से वो आरोप गलत है उसका जब एक एक कर वर्णन किया जा रहा था ऑर्डर का, तब कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक सुकून हमने देखा था, एक राहत की सांस वो लेते हुए नजर आ रही थी। साथ ही में जो पीछे जो अन्य पुरुष आरोपी थे इस पूरे मामले में ऑर्डर के पहले तक, उनके जब एक एक का रोल बताया जा रहा था और उनके ऊपर लगे आरोपों किस तरह से गलत है इसकी जब जानकारी दी गई, ऑर्डर बताया गया, तब वो भी काफी ज्यादा खुश थे। जो चेहरे पर पिछले 17 सालों से हम परेशानी देख रहे थे, चिंता देख रहे थे, एक डर देख रहे थे कि पता नहीं क्या होगा फैसले में, जब ऑर्डर आया तब सभी के चेहरे प्रसन्न थे। कुछ जो है राहत की सांस ले रहे, जैसे मैं कह रहा हूं, चूंकि उनके लिए एक इमोशनल पल था क्योंकि लगातार 17 साल से वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे थे जो कठिन था, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके साथ जो परिवार के सदस्य। अच्छा, एक बड़ी खबर हम बता दें, भोपाल की पूर्व सांसद निर्दोष साबित हुई। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर उमा भारती ने बधाई दी है। उमा भारती ने बयान दिया, मालेगांव ब्लास्ट केस में भोपाल की पूर्व सांसद निर्दोष साबित हुई। साध्वी प्रज्ञा को बरी होने पर मैं बधाई देती हूं। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को बधाई देते हुए ये बयान दिया है। जी दिनेश, अपनी बात पूरी कर ले। देखिए, उमा भारती भी, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे हैं, अलग अलग समयों पर आरोप लगे हैं और ये जो भगवा आतंकवाद की बातें जो कही गई राजेश, ये भगवा आतंकवाद वो हर भगवाधारी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनके सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो गया था। एक माहौल बड़ा तेजी से भारत में बदला था कि भगवा पहनने वाला आतंकवादी होता है, एक ऐसा नैरेटिव प्रोपेगेट किया गया। लेकिन आज उमा भारती साध्वी प्रज्ञा को बधाई दे रही हैं। नेता उन्होंने कहा कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद ये समझ में आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने भी इशारे में कल भगवा आतंकवाद की बात कही थी, तो एक जो गुब्बारा बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से या फिर जो जांच एजेंसी थी उसने जिस तरीके से जांच की, उस गुब्बारे को आज जज के ऑर्डर के द्वारा फोड़ दिया गया है। अब भगवा आतंकवाद की बात कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने जो लगातार पिछले 17 साल से ये कहते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब
अब उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से 17 साल से ये जो 7 आरोपी हैं और इससे पहले 16 आरोपी थे इस मामले में, मीनाक्षी 16 आरोपियों को लगातार कोर्ट आना पड़ रहा था, लेकिन जब एनआईए पिक्चर में आई, जब एनआईए के पास हम ये राजेश और दिनेश कह सकते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। आज ये कोर्ट का फैसला बताता है।